Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, electricity and circuits. Introduction. Electricity is a basic part of nature and it is one of our most widely used forms of energy. In 1752, the American scientist Benjamin Franklin wondered whether lightning and thunder were caused by electricity. During a thunderstorm, he flew a kite with a metal tip joined to a silk string. He attached a key to the string at a point near the ground. In a few seconds, he had the answer to his question. When he touched the key, there was a spark. He could feel the electricity. But don't try this. It is very dangerous. Electricity travels from a power station through a network of high voltage power lines. It passes through transformers and substations where the current is changed to lower voltage used in homes and factories. देखिए इलेक्ट्रिसिटी जो है एक बेसिक पार्ट ऑफ नेचर है ना, और इलेक्ट्रिसिटी के बिना तो हम सबका काम भी नहीं चलता है क्योंकि हमारे सारे काम चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी की वजह से. तो इलेक्ट्रिसिटी को सबसे पहले किसने इसके बारे में पता लगाया था? तो एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन 1752 में. तो उन्होंने क्या किया, जैसे कि उन्होंने उनको बहुत ही आश्चर्य हुआ उनको कि लाइटनिंग या थंडर की वजह से क्या इलेक्ट्रिसिटी होती है. तो जब एक बार थंडर स्टॉर्म हो रहा था, उन्होंने एक काइट वो उड़ा रहे थे, उसका मेटल टिप था जो कि सिल्क स्ट्रिंग के साथ जॉइंट था. फिर उन्होंने की को अटैच किया आपके स्ट्रिंग पे एक पॉइंट पे जो ज़मीन के पास था. तो कुछ सेकंड के बाद उनको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया. जब उन्होंने की को टच किया तो वहाँ पे एक स्पार्क हुआ. ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी फील कर सकते थे, बट आपको ये नहीं करना है क्योंकि बहुत डेंजरस है. तो इलेक्ट्रिसिटी देखिए कहाँ से आती है, पावर स्टेशन से ट्रैवल करती है थ्रू अ नेटवर्क ऑफ हाई वोल्टेज पावर लाइंस. फिर ये ट्रांसफार्मर्स और सब स्टेशंस के थ्रू पास होता है और फिर करंट को चेंज किया जाता है लोअर वोल्टेज में जो हमारे घरों में या फैक्ट्रीज में यूज़ होता है. 9.1 इलेक्ट्रिसिटी. Electricity is a form of energy that powers electric trains, vacuum cleaners, radios, television sets, bulbs, and other such devices. The electricity that you use flows through wires as electric current. This current flows when tiny particles called electrons jump between the atoms that make up the metal in the wire. Current can flow only if the wire makes a complete loop called a circuit. If there is a gap in the circuit, the current stops flowing. Switches are simple devices that open and close gaps in circuits. A power station is the main source of electricity that lights our houses and runs our electrical appliances. But electrochemical cells also produce electric current that can be used to start cars, light torch bulbs, and make radios work. Now we shall study about electric cells, wires, circuits, and switches. देखिए इलेक्ट्रिसिटी आपका फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसे आप घर में बहुत सारे हमारे जो गैजेट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वो आपके इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं. आपका टीवी है, आपका रेडियो है, वैक्यूम क्लीनर है, वॉशिंग मशीन है, एक्सेट्रा. तो जो इलेक्ट्रिसिटी है ये आपके वायर के थ्रू फ्लो करती है एज इलेक्ट्रिक करंट. फिर ये करंट है ना, ये आपका फ्लो करता है कब, जब छोटे पार्टिकल जिसे बोला जाता है इलेक्ट्रॉन्स वो जंप करते हैं एटम्स के बीच में, राइट, दैट मेक अप द मैटर इन द वायर. आपका करंट फ्लो करेगा वायर में जब आपका एक कंप्लीट लूप होगा, यानी कि एक सर्किट होगा, वो तभी फ्लो करेगा. अगर गैप आ जाता है सर्किट के बीच में तो करंट स्टॉप हो जाता है. स्विचेस आपके सिंपल डिवाइसेस होते हैं जो सर्किट को ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं. तो मेन सोर्स आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो है आपका पावर स्टेशन जहाँ से लाइट आती है हमारे घरों के में, राइट, हमारे जो उसकी वजह से फिर हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चलते हैं. बट इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल्स होते हैं वो भी तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं, जो कि आपको कार को स्टार्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, आपके टॉर्च में जो बल्ब होता है उसको लाइट करने में यूज़ होता है, या फिर हमारे जो रेडियोज़ होते हैं वो काम करते हैं. तो चलिए डिटेल में पढ़ते हैं आप इनके बारे में. 9.2 सेल्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स. बेसिकली सेल्स आर ऑफ टू काइंड्स, प्राइमरी सेल्स एंड सेकेंडरी सेल्स. In primary cells, the chemical changes that take place are irreversible and the chemicals are used up as current is drawn from them only. Dry cells are examples of primary cells which are used to light a torch bulb. In secondary cells, the chemical changes that take place are reversible. Once used up, a secondary cell may be changed and used again as its chemical is reusable.
Batteries or storage cells are examples of secondary cells. We use a battery to run cars. आज जब आपके सेल्स जो हैं दो तरह के हैं, तो प्राइमरी सेल्स में क्या होता है कि जो केमिकल चेंज होता है वो इरिवर्सिबल है ना, क्योंकि आपका जो केमिकल्स उसमें यूज़ हो चुका है. जैसे ड्राई सेल्स है आपके एग्जांपल है प्राइमरी सेल्स के, जो कि हम आपके टॉर्च में डालते हैं. बट सेकेंडरी सेल्स में क्या होता है कि जो केमिकल जो चेंज होता है वो रिवर्सिबल है, यानी कि एक बार जब यूज़ हो गया तो सेकेंडरी सेल को हम चेंज कर सकते हैं या उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो केमिकल है वो रीयूजेबल है. जैसे आपका बैटरीज हो गया या स्टोरेज सेल है, ये सारे एग्जांपल्स आपके सेकेंडरी सेल्स के. ड्राई सेल. The source of electric current in torches, radios, transistors and clocks in the dry cell, which belongs to the category of primary cells. It consists mainly of two components. A small zinc container which acts as a negative terminal. It contains a paste of ammonium chloride with zinc chloride, flour and gum. B. A carbon plate carrying a brass cap is called at the center of the zinc container. It acts as a positive terminal. It is surrounded by a compressed mixture of powdered manganese dioxide and charcoal इन अ मसलिन बैग. देखिए, जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है आपके टॉर्चेस में, रेडियो में या ट्रांजिस्टर में, वो क्या होता है? ड्राई सेल होता है. ये प्राइमरी सेल की कैटेगरी में आता है. इसमें आपके दो कंपोनेंट्स होते हैं. एक होता है जिंक कंटेनर, जो कि आपका नेगेटिव टर्मिनल होता है. इसमें आपका पेस्ट होता है अमोनियम क्लोराइड का, जिसमें जिंक क्लोराइड, फ्लोर एंड गम होता है. एक कार्बन प्लेट होती है जिसमें ब्रास कैप होती है, वो जिंक कंटेनर के सेंटर में होता है, और ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है. ये आपके सराउंडेड होता है with a compressed mixture of powdered manganese dioxide and charcoal. एक मसलिन बैग में ये होता है. Working of the dry cell. With the carbon plate positive and zinc container negative are connected to an external circuit. A current flows from carbon to zinc in the circuit. अब ये वर्क कैसे करता है? जो कार्बन प्लेट है, जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, एंड जो आपका जिंक कंटेनर विच इज नेगेटिव टर्मिनल, ये कनेक्ट होते हैं एक एक्सटर्नल सर्किट से, तो करंट फ्लो करता है आपका कार्बन से जिंक में सर्किट पे. 9.3 वायर. Once current is made to move, it can be made to flow continually provided it has a path. A wire made of a suitable conducting material forms a path. Aluminium, copper and silver are suitable metals for wires. देखिए, अगर एक बार आपका जो करंट आपने मूव कर रहा है तो ये कंटिन्यूसली फ्लो करता रहेगा अगर इसको एक पाथ मिलता है. ओके, तो एक जो वायर है ना आपकी, वो आपका एक सूटेबल कंडक्टिंग मटेरियल है जो पाथ आपका बनाता है. तो इसमें आपके जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, ये आपके सूटेबल मेटल्स होते हैं जिनकी वायर बनती है. 9.4 light bulbs. Light would not be possible on the earth without light. During the day, the sun gives us light. After sunset, the light comes out of a device commonly known as a light bulb. अच्छा, लाइफ जो है अर्थ में लाइट के बिना पॉसिबल ही नहीं है ना. तो दिन में तो क्या है कि सन की हमें लाइट मिलती है, बट एक बार जब सन सेट हो जाए उसके बाद कहाँ से आएगा, है ना. तो उसके लिए हमें बल्ब को जलाना पड़ता है. Inner structure. The light bulb is made up of a metal base which contains a glass support through which pass two pieces of metal wires. These wires are joined together at the top with a tiny spiral of tungsten wire called the filament, and at the bottom to two contacts which are connected to the electrical power source. Outer structure. The inner structure is covered with a thin airtight glass dome which is filled with an inert gas like argon or nitrogen, which prevents the filaments from burning up. Working of the light bulb. As electric current passes into the bulb, the tungsten filament glows white hot, thus giving us the necessary artificial light. In case there is a sudden increase in the current allowed to flow into the bulb, the filament might break and the bulb gets fused. देखिए, अब बल्ब का इनर स्ट्रक्चर की हम बात करें तो आपका एक मेटल बेस से बना होता है, जिसमें आपका एक ग्लास सपोर्ट होता है, जिसमें आपके दो पीसेस होते हैं मेटल वायर के. तो ये वायर जॉइंट होती हैं. टॉप पे छोटा सा स्पाइरल होता है टंगस्टन वायर का, रिमेंबर दैट, जिसे कहा जाता है फिलामेंट. एंड बॉटम में क्या होता है, जो दो कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं इलेक्ट्रिक पावर सोर्स से. इनर स्ट्रक्चर आपका कवर्ड होता है थिन एयर टाइट ग्लास डोम से, जो कि इसके अंदर आपकी गैसेस फिल होती है, इनर्ट गैसेस, आर्गन एंड नाइट्रोजन, जो कि फिलामेंट को बर्न नहीं होने देती हैं, राइट. अब जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है बल्ब में, तो जो टंगस्टन फिलामेंट है ना, वो ग्लो करता है एकदम वाइट हॉट, जिससे कि जो आर्टिफिशियल लाइट है वो हमें मिलती है. अगर कई बार क्या होता है कि एक सडन इंक्रीज हो जाता है करंट में, तो अगर बल्ब के अंदर फ्लो होगा तो क्या होगा कि फिलामेंट आपका टूट सकता है.
और फिर हम उसे कहते हैं कि बल्ब फ्यूज हो गया है। 9.5 torch bulbs. A torch bulb also has an outer case of glass that is fixed on a metallic base. Like other bulbs, it too has a filament that gives off light. The filament is fixed to two thicker wires which provide support to it. टॉर्च बल्ब होता है, इसका एक आउटर केस ऑफ ग्लास होता है जो एक मेटालिक बेस के साथ फिक्स्ड होता है, और दूसरे बल्ब्स की तरह इसमें भी फिलामेंट होता है जिससे लाइट मिलती है। फिलामेंट जो है वो फिक्स्ड होता है दो थिकर वायर्स के साथ जो इसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। वन of the thick wires is connected to the metal case at the base of the bulb as shown in the given figure. The other thick wire is connected to the metal at the center of the base. The base of the bulb and the metal tip of the base are the two terminals of the bulb. These two terminals do not touch each other. Note that both the electrochemical cell in the bulb have two terminals each, one negative and the other positive. अच्छा देखिए, जो एक जो थिक वायर है वो मेटल केस के साथ कनेक्टेड होती है बेस पे, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है इसमें, राइट। जो बेस होता है बल्ब का और जो मेटल टिप होता है बेस की, आपके दो टर्मिनल्स हैं इस बल्ब के। तो ये जो दो टर्मिनल्स हैं एक दूसरे को टच नहीं करते। अच्छा, जो आपके दोनों जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और बल्ब हैं इनके दो टर्मिनल्स होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। 9.6 इलेक्ट्रिक सर्किट। Try this if you can. Connect one wire from a terminal on a dry cell to a small torch bulb, figure 9.6a. Can you guess what will happen? Nothing. Now connect another wire from the bulb to the other terminal on the dry cell, figure 9.6b. The light glows immediately. You have simply provided a path for the flow of current between the two terminals of the dry cell. In other words, you have made an electric circuit. देखिए 9.6a पार्ट में क्या दिया गया है आपको, देखिए कि आपको क्या करना है, एक वायर को कनेक्ट करना है ड्राई सेल के एक टर्मिनल से एक छोटे से टॉर्च बल्ब में। तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, है ना। उसके बाद आप जब दूसरी वायर को कनेक्ट करेंगे बल्ब से दूसरे टर्मिनल, ड्राई सेल के दूसरे टर्मिनल पे, जैसे कि आपको ये बी पार्ट में दिखाया गया है, तो क्या होगा, इमीडिएटली जो बल्ब है वो ग्लो करेगा, क्योंकि अब आपका जो सर्किट है ना वो कंप्लीट हो चुका है। If you remove one of the wires, the light goes out again. It means that an electric circuit provides a complete path or circle that must be present in order for the current to flow. By removing one of the wires when the light goes out, you have broken the circuit. अब आप इन दोनों वायर्स में से जो आपका कंप्लीट सर्किट है, कोई भी एक अगर वायर को आप हटा देंगे तो आपका जो बल्ब है वो जलेगा नहीं, वो फिर से बुझ जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या है कि आपने जो सर्किट आपका जो कंप्लीट हुआ था वो आपने ब्रेक कर दिया। Hence, a continuous path consisting of conducting wires and other resistance such as bulb between the terminals of battery or cell along with electric current flows is called a circuit. तो देखिए, जो कंटिन्यूस पाथ है जिसमें आपके कंडक्टिंग वायर्स हैं, दूसरे रेजिस्टेंस हैं जैसे कि बल्ब है, और जो टर्मिनल्स हैं बैटरी और सेल के बीच अलॉन्ग विच जहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, दैट इज कॉल्ड सर्किट। 9.7 डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। The conventional direction of electric current is from positive terminal of a cell or a battery to the negative terminal through the outer circuit. 9.8 switch. An electric circuit is active only when it is closed. If it is open, it becomes inactive. We have to open and close a circuit quite often. A simpler way of opening and closing an electric circuit is with a switch. Thus, a switch is simply a way of breaking a circuit. All electric appliances, including a torch, are fitted with a switch so that they can be turned off when they are not in use. Electric circuit आपका कब एक्टिव होता है, जब वो क्लोज होता है। तो जब वो ओपन होगा तो वो इनएक्टिव हो जाएगा, है ना। तो ओपनिंग और क्लोजिंग हम सर्किट की करते रहते हैं। तो एक सिंपल सा तरीका क्या होता है, स्विच की मदद से हम ये करते हैं, या तो सर्किट को क्लोज करते हैं या फिर उसे ओपन करते हैं, है ना। तो स्विच एक सिंपली क्या है, एक तरीका है एक सर्किट को ब्रेक करने का, है ना। तो आपके जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, चाहे टॉर्च हो, उसमें आपका स्विच फिट होता है, जैसे कि हम उसे ऑफ कर देते हैं जब वो यूज़ में नहीं होता है। वर्किंग ऑफ अ स्विच।
When a switch is turned on, the circuit is complete or closed and the current flows. But when a switch is put in the off position, a gap is made in the circuit. In other words, the circuit is opened or broken. However, the gap made by the switch needs to be quite large. देखिए, जब आपका स्विच ऑन होता है ना, तो सर्किट आपका कंप्लीट होता है या उसे हम कहते हैं क्लोज. तो इस केस में आपका करंट फ्लो करेगा. लेकिन हमने जैसे ही स्विच को ऑफ पोजीशन पे कर दिया तो सर्किट के बीच में गैप बन जाएगा, है ना. यानी कि सर्किट आपका ओपन हो जाएगा या ब्रेक हो जाएगा और उसके बाद करंट की जो सप्लाई है वो नहीं होगी. द डायग्राम अलॉन्ग साइड शोज what may happen if the gap between the two wires is too small. A spark of electricity may jump upon them. अच्छा देखिए, गैप जो है ना, गैप दो वायर्स के बीच में ठीक ठाक होना चाहिए. अगर बहुत थोड़ा सा होगा तो क्या होगा, स्पार्किंग होगी वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की. 9.9 मेकिंग अ सर्किट एक्टिविटी. The diagram given alongside shows you how to make your own simple circuit. For it, you need wooden board, insulated wire, its plastic removed at both ends to make the circuit, dry cell, bulb, adhesive tape to tape the cell and the wire, paper clip to be used as a switch. देखिए, सर्किट आप बना सकते हैं जिसे आपको दिया गया है. इनके लिए आपको ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी. एंड इंसुलेटेड वायर जो होंगी ना, उसका प्लास्टिक आपको दोनों एंड से क्या करना है, उसको रिमूव कर देना है जिससे कि आप सर्किट बना सकें. 9.10 conductors and insulators. Materials which allow an electric current to pass through them are called conductors. For example, metal, acids, tap water, salt solution, human body, moisture, charcoal, etc. Materials which do not allow electric current to pass through them are called insulators. For example, wood, rubber, plastic, glass, mica, leather, dryer, etc. देखिए, वो मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में हेल्प करते हैं वो होते हैं आपके कंडक्टर्स. फॉर एग्जांपल, ये सारे ही आपके कंडक्टर्स हैं, जबकि वो मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने में हेल्प नहीं करते वो इंसुलेटर्स होते हैं. फॉर एग्जांपल, ऑल दीज थिंग्स आर इंसुलेटर्स. रेजिस्टेंस. Think of the traffic jam that results when a wide highway narrows at a certain point due to some construction. The narrowed road resists the normal flow of cars. In the same way, some materials resist the flow of electrons more than others. Opposition to the flow of electricity is called resistance. The unit of resistance is ohm. Different wires have different resistances. Copper wire has less resistance than iron wire. Copper is a good conductor, while iron is a poor conductor. Non-conductors offer such great resistance that almost no current can flow. अच्छा देखिए, रेजिस्टेंस क्या होता है उसको चलिए समझते हैं एक एग्जांपल से. सपोज एक हाईवे पे आपका जैम लग गया. अब जैम क्यों लगा है कि वो हाईवे आपका नैरो हो गया एक सर्टेन पॉइंट पे कंस्ट्रक्शन की वजह से, है ना. तो जो नैरोड रोड है वो क्या कहता है, जो नॉर्मल फ्लो हो रहा था कार का, उसने उसको रेजिस्ट कर दिया है ना. इसी तरह से कुछ मटेरियल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो को रेजिस्ट करते हैं. तो रेजिस्टेंस आपका होता है ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो यूनिट जो होती है रेजिस्टेंस की वो है आपकी ओम, OHM, राइट. अब डिफरेंट वायर जो हैं उनका डिफरेंट रेजिस्टेंस होता है. जैसे कॉपर वायर का लेस रेजिस्टेंस होता है कंपैरेटिवली कॉपर वायर के. तो कॉपर वायर आपका गुड कंडक्टर है जबकि आपका आयरन पुअर कंडक्टर है. नॉन कंडक्टर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, मतलब ऑलमोस्ट कोई करंट ही फ्लो नहीं होता उसमें. 9.11 डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिंग करंट्स. A steady current flowing in one direction only is called direct current or simply DC. The current in dry cells and batteries is direct current. The electric current which moves back and forth, reversing its direction regularly, is called alternating current or simply AC. The current which is used at our homes is called AC. देखिए, एक स्टेडी करंट जो आपका एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है वो आपका डायरेक्ट करंट होता है, उसे हम कहते हैं डीसी भी कहते हैं. जैसे कि आपका ये बिल्कुल सीधा आपका इस तरह से जा रहा है, राइट. एंड अल्टरनेटिंग करंट जो आपके घरों में होता है, इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है बैक एंड फोर्थ वो मूव करता है ये इस तरह से. सो दिस इज योर अल्टरनेटिंग करंट और AC. इट इज फाउंड दैट alternating current begins from zero, flows in one direction and gradually rises to a maximum value. It then decreases to zero at the same pace. At this point, the current reverses its direction of flow and increases to its maximum value. Again, it decreases to zero. Thus, it completes one
cycle of waxing and waning. The current used at our homes repeats 50 cycles in 1 second. That is, its frequency is 50 hertz. If we draw a graph of the strength of current against time, it would look different for DC and AC. In DC supply, the loss of energy in the conductor is much more. It is also economical and easier to produce and transmit AC over long distances than DC. अच्छा, आपके alternating current में क्या होता है कि आपका जीरो से शुरू होता है, एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, फिर ये मैक्सिमम हाइट पे जाता है, देन इट डिक्रीजेस एंड फिर ये आपका क्या हो जाता है, जीरो पे आता है, फिर ये अपना करंट अपनी पोजीशन चेंज कर देता है. देखिए किस तरह से. देन अगेन ये आपका हाई पे जाता है, ओके, देन अगेन इट डिक्रीजेस टू जीरो. तो ये इस तरह से एक साइकिल बनाता है वैक्सिंग एंड वीनिंग का. तो जो करंट हमारे घरों पे यूज़ होता है वो रिपीट होता है 50 साइकिल्स इन 1 सेकेंड. इसका मतलब फ्रिक्वेंसी क्या है उसकी, 50 हर्ट्ज, राइट. 9.12 Hazards of electric current and precautions. Human body has various chemicals in it, so it is a good conductor of electricity. An electric current flowing through our body gives us an electric shock. Such a shock may damage the cells of blood and muscles in our body and even cause death. Most shocks occur when someone touches a frayed cord or exposed metallic part of electric conductors. Electric current can also cause fires due to overloading of appliances, defective wiring or improper earthing. अच्छा, हमारी बॉडी में ना बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिससे हमारी बॉडी एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. तो जब इलेक्ट्रिक करंट हमारी बॉडी से फ्लो होता है तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक मिलता है. ये बहुत डैमेजिंग होता है ये शॉक. ये हमारे ब्लड सेल्स को क्या करता है, डैमेज कर देता है. हमारी बॉडी में जो मसल्स है उन्हें डैमेज करता है. कई बार डेथ भी हो जाती है. ओके, तो अब ये कैसा होता है, कई बार जैसे हम टच हो जाता है, एक्सीडेंटली टच कर देते हैं, जैसे कोई वायर है जो आपकी एक्सपोज्ड है, जो उसका मेटालिक पार्ट है, राइट. इसके अलावा कई बार इलेक्ट्रिक करंट से फायर भी हो जाती है, जैसे कि कई बार अप्लायंसेस की ओवरलोडिंग हो जाती है ना, या डिफेक्टिव वायरिंग होती है, या इम्प्रॉपर अर्थिंग होती है, उसकी वजह से आग भी लग जाती है. अर्थिंग. To make handling of electric appliances safe, their metallic bodies are earthed. Earthing means to connect the metallic bodies of electrical appliances with earth. The wire leading to the earth is called earth wire or ground wire, and the appliance is said to be earth or grounded. Earthing makes sure that any current that may accidentally flow through the metallic body frame of the appliance is led into the ground through the ground wire. अच्छा देखिए, इलेक्ट्रिक अप्लायंस की हैंडलिंग को सेव करने के लिए क्या किया जाता है, उनकी जो मेटालिक बॉडीज़ है उसको अर्थ किया जाता है. अर्थ का मतलब क्या है कि जो मेटालिक बॉडीज़ है इलेक्ट्रिक अप्लायंस की, उसको कनेक्ट किया जाता है अर्थ के साथ. तो जो वायर आपकी विच इज़ लीडिंग टू द अर्थ उसे कहा जाता है अर्थ वायर, ग्राउंड वायर, एंड अप्लायंस को कहा जाता है अर्थ या फिर ग्राउंडेड. Earthing makes sure that any current that may accidentally flow through the metallic body frame of the appliance is let into the ground through the ground wire. देखिए, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की हैंडलिंग को सेव करने के लिए जो मेटालिक बॉडीज़ होती हैं उनको अर्थ किया जाता है. अर्थिंग का मतलब क्या होता है कि मेटालिक बॉडी जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की उसको कनेक्ट कर दो अर्थ के साथ. एंड जो वायर विच इज़ लीडिंग टू द अर्थ उसे कहा जाता है अर्थ वायर या फिर ग्राउंड वायर, एंड अप्लायंस को कहा जाता है अर्थ या ग्राउंड. अर्थिंग आपका ये श्योर करती है कि देखिए कभी भी एक्सीडेंटली कोई करंट जो है किसी मेटालिक बॉडी फ्रेम से आपका फ्लो कर रहा है तो सीधा आपका ग्राउंड में चला जाए उस ग्राउंड वायर के थ्रू. Using electricity safely. Do not put your fingers in an electric socket. Never put a utensil in a toaster that is plugged in. Always repair worn wires. Do these warnings sound familiar to you? If not, you should learn them, because there are good rules to follow in using electricity safely. Here are some other important rules. अच्छा, आपने कहीं पे कुछ ये वार्निंग्स लिखी देखी होंगे कि डू नॉट पुट योर फिंगर्स इन इलेक्ट्रिक सॉकेट पे अपने फिंगर्स नहीं डालने, या कभी भी यूटेंसिल को अपने टोस्टर में नहीं डालना विच इज़ प्लग्ड इन. हमेशा जो वॉर्न वायर्स हैं उनको रिपेयर करना है ना. तो ये वार्निंग्स क्यों होती हैं? इसलिए होती हैं ताकि आप इलेक्ट्रिसिटी को सेफली यूज़ कर सकें, आपको वो हार्म ना कर सके. तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स और भी हैं, चलिए इसे देखते हैं. नंबर 1, never handle appliances when your hands are wet or when you are standing in water. Water is a fairly good conductor of electricity. If you are wet, you may unwillingly become an alternate path for the flow of electricity. देखिए, जब कभी भी आपके हैंड्स गीले हो ना या आप पानी में खड़े हो तो इलेक्ट्रिसिटी को हैंडल ना करें.
क्योंकि वाटर आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है. अगर आप गीले हैं, आपने गीले हाथों से टच कर लिया है ना, तो करंट लग सकता है. Number 2, never run wires under carpets. Breaks or frays in the wires will not be easily noticed. These breaks cause short circuits. A short circuit represents a shorter and easier path for electrons flow. It can be very dangerous because the electricity flowing through the break can cause shocks or fires. देखिए कई बार आपकी जो वायर होती है ना उसमें ब्रेक्स या फ्रेज होते हैं, तो जो ब्रेक्स होते हैं ये ईजिली नोटिस भी नहीं होते हैं और इनकी वजह से शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है. राइट तो ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी उस ब्रेक के थ्रू एंड देन उसके बाद आग भी लग सकती है. नंबर 3, नेवर ओवरलोड अ सर्किट बाय कनेक्टिंग टू मेनी अप्लायंसेस टू इट. ईच इलेक्ट्रिक करंट इज डिजाइंड टू कैरी अ सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट सेफली. ओवरलोडिंग मे कॉज अ शॉर्ट सर्किट एंड अ फायर. कभी भी आपको क्या करना है, एक सर्किट को आपने ओवरलोड नहीं करना है, मतलब उसमें बहुत सारे अप्लायंसेस का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हर इलेक्ट्रिक सर्किट को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वो सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट को वो क्या कर सकते हैं, कैरी कर सकता है. ओवरलोडिंग की वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, फिर आग लग सकती है. फ्यूजेस. योर होम हैज़ अ ग्रेट डील ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रनिंग थ्रू इट. If too many appliances are all running at once, or if the wires have become old and frayed, it may build up in the wiring. The results can be dangerous. To protect against too much current flowing at once, your home should have fuses in a fuse box. Inside each fuse is a thin strip of metal through which current flows. If the current becomes too high, the strip of metal melts and breaks the flow of electricity. So the fuse is an emergency switch. देखिए कई बार क्या होता है कि बहुत सारे अप्लायंसेस होते हैं ना हमारे घर में चल रहे होते हैं एक टाइम पे. अगर वायर जो है काफ़ी ओल्ड है या उसमें ब्रेक्स हैं तो क्या होगा, उस वायरिंग में हीट बिल्डअप हो जाएगा और बहुत ही डेंजरस रिजल्ट्स हो सकते हैं. तो इसीलिए प्रोटेक्ट करने के लिए जो आपका टू मच करंट अगर फ्लो होता है, क्या किया जाता है, फ्यूज़ का यूज़ किया जाता है फ्यूज़ बॉक्स में. तो हर फ्यूज़ में एक पतली सी स्ट्रिप होती है मेटल की जिसमें करंट फ्लो करता है. कई बार अगर बाई चांस करंट हाई हो गया तो जो स्ट्रिप है उस मेटल की वो मेल्ट हो जाएगी और इससे सर्किट आपका ब्रेक हो जाएगा, यानी जो फ्लो है इलेक्ट्रिसिटी का वो ब्रेक हो जाएगा. तो इसीलिए आपका जो फ्यूज़ होता है वो एक आपका इमरजेंसी स्विच होता है. सर्किट ब्रेकर्स. लाइक फ्यूजेस, सर्किट ब्रेकर्स प्रोटेक्ट अ सर्किट फ्रॉम ओवरलोडिंग विद इलेक्ट्रिसिटी. Modern circuit breakers have a switch that flips open when the current flow becomes too high. These circuit breakers can easily be reset and used again once the problem has been found and corrected. Circuit breakers are easier to use than fuses. अच्छा, फ्यूजेस की तरह जो सर्किट ब्रेकर्स होते हैं ना वो भी सर्किट को ओवरलोडिंग से प्रोटेक्ट करते हैं. तो आजकल के जो सर्किट ब्रेकर्स होते हैं इनमें स्विच होता है जो फ्लिप हो जाता है ओपन जब करंट आपका ज़्यादा हाई हो जाता है. ये जो सर्किट ब्रेकर्स होते हैं इनको रीसेट करना बड़ा आसान होता है. ठीक है, एक बार जब आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है, करेक्ट हो चुकी है, तो उसको यूज़ करना बड़ा आसान होता है. तो इनको फ्यूज से कंपैरेटिवली इनको यूज़ करना काफ़ी ईजियर होता है. Key points. Electric current can flow only if a wire makes a complete loop called a circuit. Switches are simply devices that open and close gaps in circuits. Electrochemical cells also produces electric current that can be used to start cars, light torch bulbs and work radios. Dry cell, a kind of primary cell, consists of one negative and one positive terminals. Remember that. A wire made of a suitable conducting materials forms path for the current to flow. A light bulb gives us artificial light. The path along which the current flows is called a circuit. The conventional direction of electric current is from positive terminal of a cell to the negative terminal through the outer circuit. Cells give direct current while power plants produce alternating current. All electric direct current power plants produce an alternating current. All electric appliances which draw a large current should be properly earthed to prevent shorts. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.